नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी की जयंती पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से लेकर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू तक सब अपने अपने स्तर पर इसे लेकर आयोजन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। कर्पूरी की जयंती से कुछ ही घंटे पहले केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर नाई यानी हज्जाम जाति से आते थे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आती है। बीजेपी की सियासी चाल से विपक्ष हैरान है। पहले मंदिर बनाकर कमंडल का दांव चला, अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मंडल की राजनीति करने वालों को हथियार विहीन कर दिया है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले से केंद्र सरकार ने बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों की यानी मंडल की राजनीति करने वाले आरजेडी प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जबरदस्त चुनौती पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक कमंडल और मंडल की राजनीति की है, उससे बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। फिलहाल ओबीसी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नीतीश हो, लालू हो या राहुल गांधी, सब ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा में तो राहुल गांधी ने हर चुनावी रैली में ओबीसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों के अंदर कमंडल और मंडल की राजनीति करके अपने विरोधियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नियमों का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान किए, उसके जरिए कमंडल यानी अगड़ी जातियों को साधने की रणनीति जन भावना को अपने पक्ष में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़ रही भीड़ रामलला को लेकर आस्था का सैलाब देख कहा जाने लगा है कि बीजेपी को आने वाले चुनावों में इसका लाभ मिल सकता है। इसे इस बात पर मोहर की तरह भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी देश की जन भावना, जनता की इच्छा और आकांक्षा समझते हैं। वह सनातन आस्था के दांव से हिंदू वोट बैंक साधने में किस कदर कामयाब रहते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जाना कमंडल के बाद मंडल को बैलेंस करने की रणनीति को जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब तक लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के ही साथ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने, आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के नीतीश के दांव से ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी महागठबंधन को 2024 के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान से नीतीश और लालू के मंडल वोट बैंक को साधने की कोशिश की हवा निकलती नजर आ रही है। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़ों के विकास के लिए आवाज उठाई, कदम उठाए। 1990 के दशक में लालू और नीतीश ने भी कर्पूरी ठाकुर के इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए पिछड़े जाति के वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसी के सहारे अब तक अपनी राजनीति को चमकाते आ रहे हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर कमंडल और मंडल की राजनीति एक साथ कर दी है, उसे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की व्यापक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और बीजेपी को उम्मीद है पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से वो लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जननायक को मिल रहे भारत रत्न को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है राहुल जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत गोपाल कृष्ण जी। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर विनय भरत अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अनवर पाशा जी। पाशा जी, बिहार में आप लोगों ने ओबीसी राजनीति की जो भूमिका तैयार की थी वो केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रभावित होगी। दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर की पहचान पहले गैर कांग्रेसी नेता की है और आज आप लोग उनकी विरासत का दावा कांग्रेस की यारी में कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत आपका कहना है। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक रहे हैं, हमारे बिहार के ही नहीं देश के जननायक रहे। कर्पूरी ठाकुर जी ने सोशल जस्टिस के लिए जो कदम उठाए थे वो हमारी राह है और ये हमारी जीत है। आज उनकी जयंती पे अगर केंद्र सरकार मजबूर हुई है उन्हें भारत रत्न देने के लिए, ये सम्मान अब से पहले उन्हें क्यों प्राप्त नहीं हुआ? 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और हम कई वर्षों से लगातार ये मांग करते रहे हैं। आरजेडी मांग करती रही है, जेडीयू मांग करती रही है कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन कहीं इनके कान पे जूं नहीं रही। अब जब इलेक्शन ऊपर है और ये देख रही है बिहार में जो सामाजिक न्याय है, उस सामाजिक न्याय की दिशा में जो कारगर कदम उठा रही है हमारी वहां की जो गठबंधन सरकार है बिहार की, उससे बौखलाई हुई है ये भारतीय जनता पार्टी और ये कोशिश कर रही है कि वो उस बौखलाहट के नतीजे में ऐसे कदम उठाए जिनसे ये मैसेज जा सके कि वो भी हमदर्द है दबे कुचले वर्गों की। लेकिन ये सिंबॉलिज्म नहीं चलेगा। तो सिर्फ भारत रत्न दे करके आप अगर चाहते हैं कि आप सोशल जस्टिस के हवाले से आप अपनी पैठ बना लेंगे बिहार में, तो ये संभव नहीं है। सोशल जस्टिस का जो रास्ता है, हमने जिस तरह से कास्ट सेंसस कराया बिहार में, गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से कास्ट सेंसस कराया और ये जानने की कोशिश की कि जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, जो शोषित समाज है, उत्पीड़न का शिकार रही हजारों साल से, उसको आजादी के 75 वर्षों के बाद भी वो अधिकार नहीं मिल ठीक पाया। है सर आप कह रहे हैं कि आप लोग पहले से ये मांग करते रहे हैं और जातीय जनगणना से केंद्र पर दबाव पड़ा, लेकिन आप ये बताइए सर, एक सेकंड सर, आप लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में प्रभावी रहे, आप चाहते और प्रयास किए होते तो ये काम सालों पहले हो जाता। नहीं, हम तो प्रयास कर रहे थे और हमारे लिए सिंबॉलिज्म नहीं है। मैं उसी पे तो आ रहा हूँ कि सोशल जस्टिस की राह में अगर आप किसी एक व्यक्ति को भारत रत्न का सम्मान दे देते हैं तो आप समझते हैं कि सोशल जस्टिस पूरा हो गया। सोशल जस्टिस का अध्याय अभी खुला है। सोशल जस्टिस का अध्याय खुला है और ये अध्याय खुला था मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के समय से लेके, और उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ते उठाए थे इस राह में 26% रिजर्वेशन जो दिया था उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लिए, उस राह पर हमें देश को ले जाना है। ये हमारा एजेंडा है, हम उस राह पर चल रहे हैं। हमने बढ़ा करके सीमा जो बढ़ा करके रिजर्वेशन की हमने किया है 75% किया है। बिहार में हमने जो सीमा बनाया है वो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में पूरे देश की सीमा बनेगी रिजर्वेशन की। चलिए ठीक है, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मैं इस पर जवाब जरूर लूंगी बीजेपी से राहुल आनंद जी से। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर विनय भरत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर विनय भरत आपका। डॉक्टर विनय भरत जी, अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों को साधने का प्रयास किया है, क्या कहेंगे आप?
जी, इस हिंदुस्तान में भी सिर्फ साधने का ही प्रयास हो रहा है मैम। हम्म। ये इत्तेफाक है कि 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर जैसे महानायक पैदा होते हैं और 2024 में उनका 100 साल आता है। भारत रत्न देने की मांग लगातार नीतीश कुमार जी करते रहे हैं अपने फोरम से, और हमारी तो मांग ये भी है कि मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न मिले। कई दिनों से हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल अगर गौर से सोशल जस्टिस की देखने की बात है तो हमें और खुशी होगी। ये बहुत धन्यवाद देने का, अभी हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं केंद्र सरकार को, नीतीश जी ने भी ट्विटर से दिया है। लेकिन हम लोग ये भी, तब हमारा सपना पूरा, एक तरफ तो आप एक आदिवासी राष्ट्रपति बना देते हैं, आप भारत को, हिंदुस्तान को एक राष्ट्रपति देते हैं जो पहली आदिवासी महिला हैं, लेकिन उसी समय आप फॉरेस्ट बिल भी लाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023 के अंदर आप ऐसा अमेंडमेंट करते हैं जिससे कि उसी 100 किलोमीटर के अंदर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जितने भी आदिवासी बहुल एरिया के जो फॉरेस्ट हैं उसको सब आप स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप उसको ले लेंगे और कमर्शियल यूसेज के लिए दे देंगे। तो एक तरफ से तो अब उसी तरीके से झारखंड में आप सीएनटी में सुराख बना देते हैं और व्यावसायिक रीजनों के चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। राहुल आनंद जी जवाब दे दीजिए जो कह रहे हैं डॉक्टर विनय भरत। बता दूं, आज जो बिहार की जो स्थिति है और खास करके जो बिहार में जो मुख्यमंत्री है उनकी जो स्थिति है उसको मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो मैं यही बताऊंगा कि चले थे कहाँ, जाने के लिए जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। आज ये महागठबंधन की जो सरकार है उसकी ये आज ये स्थिति हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग की हितैषी तो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो दबंगई करने का काम किया गया है वो आरजेडी की सरकार में ही होती है और लगातार हो भी रही है। जो जिन्होंने अपने हाथ को मिला लिया उस व्यक्ति से जो जमीनों पर कब्जा करता था, आज वो मिलर स्कूल भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छीनकर वो अपनी जबरदस्ती के कार्यक्रम को कर रहा है, जिसका जीवंत उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी ने भी पेश किया है, सड़क के ऊपर अपने कार्यक्रम को कर दिखाया है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले जब गैर भाजपा शासित सरकार थी केंद्र में, तो फिर लालू जी ने तो सबसे ज्यादा कर्पूरी ठाकुर जी के नाम का इस्तेमाल किया है। तो उस समय वो सोनिया गांधी से इस नाम को सम्मान क्यों नहीं दिला पाए थे? सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों को राजनीति का क ख ग सब कुछ तो कर्पूरी ठाकुर ने ही सिखाया। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको इस बात के लिए भी बताना चाहूंगा कि देखिए, आज जो हमारे राज्य के अंदर जो राजनीति हो रही है खास करके, वो राजनीति 4 चीजों पे आधारित है। किसपे? तो मैं आपको बताता हूँ, लटकाना, अटकाना, भटकाना, और इससे आगे कहीं निकलते हैं तो जातीय उन्माद को फैलाना। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये कार्य संसद की बात कर रहे थे, अभी मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को दिया है कि आप इसका खंडन कीजिए कि कहाँ से किस ब्लॉक बाई स्तर से, वार्ड पे आप इस डाटा को रिलीज कीजिए, जिसको किया नहीं गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार की जो सरकार है खास करके, और बिहार के जो मुखिया हैं, वो अपने कुर्सी तक सीमित रह चुके हैं। अब ना इनका जो सुशासन बाबू का नाम अब कुशासन बाबू में तब्दील हो चुका है। इनके अधिकारी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो जब जाहिर और मीडिया के मित्रों के माध्यम से प्रकाशित होते रहते हैं। आप कह रहे हैं सुशासन बाबू का नाम कुशासन में तब्दील हो गया है, तो साथ तो आपको भी उनका बड़ा प्रिय था। मैं आऊंगी वापस, इस पर आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन गोपाल कृष्ण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण जी, आप लोग बीजेपी को ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन बीजेपी ही है जो मंडल और कमंडल दोनों साधिती दिख रही है। कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार इतना मुखर होकर जातीय राजनीति की, बीजेपी ने मैदान ऐसा बना दिया कि आप सोचते होंगे अपने सिद्धांत से समझौता भी किया, तब भी राजनीति हाथ नहीं आ रही है। जी, मैं आपको 2 खुशखबरी सुना देता हूं। पहली आज की कांग्रेस पार्टी की जी। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के सांसद उनको छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया, ना कि बीजेपी को ज्वाइन किया। आंध्र प्रदेश में ही चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। तमिलनाडु में जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ा तो पटाखा जलाकर स्वागत किया और उसको अछूत बना दिया। तो पूरे एक और खुशखबरी आपके पास आई या नहीं? ममता बनर्जी ने भी आपका साथ छोड़ दिया, ये खबर मिली कि नहीं? ममता बनर्जी जी आपके लिए क्या कहा ये भी कभी सोच लीजिए। और इनकी जो अभी कमंडल प्रेम जो जागा है ना, वो जब तक नीतीश कुमार जी के साथ थे 9 साल से, तब तक इनको कोई लेना देना नहीं था। जब नीतीश कुमार जी अलग हो गए तो इन्होंने वोट बैंक की राजनीति चालू की। हम इस बात के बहुत बड़े समर्थक रहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का
अहम योगदान है निचले तबके को ऊपर लाने में, उनका योगदान अतुलनीय है। लेकिन ये जो वोट की राजनीति करते हैं, इन्होंने नए संसद भवन में अंबेडकर का नाम तक नहीं लिखा, अंबेडकर की फोटो तक नहीं लगी। आप बताइए कि किस तरह के लोग हैं ये। अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के विरोधी हैं। यूपी के कई थानों में लॉकअप में कितने हजार, ठीक है सर, यूपी की बात बाद में करेंगे, बिहार की बात कर रहे हैं ना अभी फिलहाल, बिहार पर रहिए, विषय से भटकिए मत सर। पर लाठीचार्ज करवाया, इनका किताब खुला हुआ है और अब बंद होने का वक्त आ गया है। और जो इन्होंने राम जी का सहारा लिया है ना, भगवान रामचंद्र का, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राम का सहारा तो सब लेते हैं, कोई नहीं लेता। ये बताइए कौन नहीं लेता? आप नहीं लेते, हम नहीं लेते। जब भी हम मुश्किलों में होते हैं, जब भी परेशानी में होते हैं, तब राम नाम ही सब जपते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक एक राम का नाम ही तो है। राम सबके आराध्य हैं। दिक्कत कहाँ हो रही है राम का नाम लेने में? आप लोग कुल मिलाकर घुमा फिरा के सिर्फ राम के नाम पर आ जाते हैं। आप लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है क्या सर? अगर आराध्य है तो मोहन भागवत जी क्या कर रहे हैं अयोध्या में? उनका क्या योगदान है? मोहन भागवत जी का, अंबानी का क्या योगदान है? वहाँ तो फिल्मी सिटी बनाकर, अरे आप भी राम का नाम लीजिए ना। राम का नाम तो हर कोई ले सकता है। राम का नाम जपने से भला किसी को कोई परहेज होना चाहिए क्या? बहरहाल, लेकिन आज का विषय नहीं है। आप मुद्दे को पूरे तरीके से भटका देते हैं। जैसे राहुल आनंद जी, केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया। कहा जा रहा है कि बीजेपी मंडल पर पकड़ मजबूत कर रही है, लेकिन देखा जाए तो आपके प्रयोग बिहार में उतने कारगर नहीं रहे हैं अब तक। क्या इससे माहौल बदलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस बात का स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई थी तो उसी समय से सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करते रही थी। और हमने हर जाति विशेष के वर्गों का ख्याल रखा और हमने सबको सम्मान भी दिया। और जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल उठता है और जहां तक करने की बात होती है, तो जो 60 साल जिन्होंने 65 साल जिन्होंने राज किया सत्ता में, वो उनके सामने अगर हम देखें तो हम अव्वल अंक प्राप्त करते हैं। 2014 से पहले भी इस तरह की बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन किसी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात। और जो लोग ये दावा करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर मेरे हैं, तो ठीक उसी प्रकार मैं इनसे कहना चाहूंगा कि कर्पूरी ठाकुर जी हम सबके थे और हम सबके हैं। उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दशा और दिशा देने का काम किया था और हम उनके सम्मान में खड़े हैं। जो ये कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कटाक्ष कर रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। और आज कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए कि राजा के बेटे को राजा बनाने का काम किया जा रहा है। और बिहार की जहां तक स्थिति है, और ये जो इंडिया अलायंस वाले जो लोग हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में आपस में लड़ेंगे और ये बरसात के मेढक की तरह हैं। एक दूसरे को साथ में रहने की बातें तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहेंगे नहीं। अब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए, देश की स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बिहार की जो स्थिति है, अब जनता जब जागरूक हो चुकी है, जनता को समझ में आ चुका है कि भलाई किसके हाथ में है। आज उनको पता है कि किसका बटन दबाना है और किसके पक्ष में जाकर वोट करना है। जो जात की राजनीति करते हैं वही अभी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जबकि उसमें क्या त्रुटि हुई है इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं करते हैं। जो जात की राजनीति करते हैं, जो 17% और 14% की बात करते हैं, जब जिनकी संख्या ज्यादा आई उसके आधार पर इन्होंने क्या किया आप बताइए? पिछले 4-5 महीने से जो जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया है उसके लिए उन्होंने क्या किया? बल्कि उल्टा इन्होंने कटाक्ष किया। अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि हम मैं बोलना चाहूंगा थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के भाई एक बात, ठीक है, गोपाल कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम कि जो रोज आने के दिन से ही रोज संविधान को गाली दे रहा है और संविधान ने ही प्रजा से नागरिक बनाया आपको, जो रोज आने के दिन से ही संविधान को गाली देकर दलित पिछड़ों का हक छीनना चाह रहा है, जो आज बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बना दिया, जो कांग्रेस ने 70 साल में भरपूर सरकारी रोजगार बिहार के छात्रों को दिया, आज उसको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गुलाम बनाना चाहते हैं। गुजरात में 5,000 रुपए की नौकरी करवाना चाहते हैं बिहार के छात्रों से। तो जब हमने इनका विरोध किया और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम गद्दी के लिए देश से समझौता अब नहीं करेंगे आपके साथ, और बीजेपी को बाहर किया। सबसे जरूरी हो गया था
नीतीश कुमार जी के लिए कि बिहार के हक की लड़ाई को बुलंद करना। आज अग्निवीर का आंदोलन, लेकिन नीतीश जी तो कोई मौका छोड़ते नहीं है ना। आप जितना विरोध कर रहे हैं, नीतीश जी को जब जब मौका मिलता है वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। आज भी उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। डॉक्टर विनय भारत, एक सेकंड सर आऊंगी आपके पास। डॉक्टर विनय भारत, नीतीश कुमार जी का ट्वीट डिलीट करके उन्होंने फिर नए ट्वीट में प्रधानमंत्री को इस दौरान उनके नाम का उल्लेख किया है। ये कृतज्ञता है या बदलते माहौल में उन्होंने ताजी हवा के लिए खिड़की खोली है? हवा खिड़की मत खोलिए। आप लोग बोल रहे थे कि 14 जनवरी को वो चले जाएंगे। एक सेकंड गोपाल कृष्ण जी, आपको मौका मिलेगा। इतना क्यों बौखला जाते हैं आप? रुक जाइए। 31 जनवरी को ठीक है, सवाल मेरा डॉक्टर विनय भरत जी से है। गोपाल कृष्ण जी थोड़ा धैर्य रखिए जी। ये बिल्कुल एक नीतीश जी एक राजनीतिक सोचिता के प्रतीक रहे हैं और उसी के मार्फत इसको देखा जाए, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, जो बात हो रही थी कि कास्ट सेंसस बीजेपी वाले बड़े विरोध में थे, क्या मैं पूछता हूँ कि बिहार बीजेपी यूनिट कास्ट सेंसस के विरोध में थी क्या? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कास्ट सेंसस के विरोध में थी। नंबर 3, जो ये संवैधानिक हमारी जो सम्मान है वो सिर्फ बाबा साहब को तस्वीरों पर माला पहनाने से सम्मान नहीं है। हमारे सम्मान संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने से है। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि जब से बीजेपी आई है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का लगातार डाइल्यूशन कर रही है वो। जैसे मैं अभी तुरंत आपको एग्जांपल दे रहा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023, उसको बगैर स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री के स्टैंडिंग कमेटी को बाईपास करके उन्होंने उसको पारित करा दिया, जिससे कि आज पूरा आहत है नॉर्थ ईस्ट का। एक अधिकतर राज्य तो 100 किलोमीटर के दायरे में आएगा और उनके जंगलों पर पूरा हमला होगा। झारखंड आहत है। ठीक है। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है। सर एक लाइन में मैं जवाब ले लेती हूँ राहुल जी से। गवर्नेंस में हमारा जीरो कर दिया है बीजेपी ने। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, चाहते हैं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो रोजगार आपको पहुंचाना होगा। बहुत हुआ हर बार बेरोजगारी की मार, कहाँ गई मोदी सरकार? वो सम्मान तो युवाओं को तब मिलेगा ना। और आज नीतीश कुमार ने, ठीक है सर मुझे जवाब लेने दीजिए प्लीज, क्योंकि समय का अभाव है, मेरे पास समय कम है। राहुल जी एक लाइन में अपनी बात रखिए जी। बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जातीय जनगणना में खास करके जो जातीय सर्वे की बात थी उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, लेकिन जो त्रुटि हुई उसके ऊपर बिहार सरकार उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया भी देने को तैयार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा है कि आप सारी चीजों को क्लियरफाई कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज जो नौकरी की बात कर रहे हैं, तो मैं अगली बार जब हम चर्चा में बैठेंगे तो मैं आपको सारी नौकरियों के वो डाटा को दूंगा कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर के तहत हमने कितने काम किए और बिहार को क्या क्या मिला। आप ही के उप मुख्यमंत्री माननीय सड़क परिवहन मंत्री के साथ जब मंच साझा करते हैं तो उस समय उनके नितिन गडकरी जी की खुदा किस्मत में शब्द पढ़ते वो थकते नहीं है, यानी कि विकास हो रहा है। क्योंकि जब आपके उप मुख्यमंत्री इसकी चर्चा कर रहे हैं यानी कि विकास हो रहा है। और मैं आपको बताऊं वो भी एक रोजगार उपलब्ध कराने के साधन है। देखिए आज एक सबसे बड़ी विडंबना हो गई है नीतीश कुमार जी के लिए कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। इसलिए ये कुछ भी कह सकते हैं चलेगा। जी विशु जी आपने बिल्कुल कहा था कि ये तक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है तो कहते हैं आप नाम ही। एक सेकंड गोपाल कृष्ण जी, पाशा जी से सवाल है जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंडल और ये जो कमंडल है ये दो तरफ दो दिशाओं में जाने वाली राजनीति, दोनों को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं। कमंडल की जो राजनीति है वो एक्सक्लूसिव राजनीति है, वो भेदभाव की राजनीति है। और मंडल की जो राजनीति है वो सद्भाव की राजनीति है, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति है, समानता की राजनीति है। और ये भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में समानता और इंक्लूसिव जो पॉलिटिक्स है उस जैसा कोई शब्द नहीं है। इसलिए दोनों एक साथ चल नहीं सकते। सिर्फ एक प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगा, जब मंडल कमीशन को श्री सर ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। चलते चलते आखिरी टिप्पणी, वरना गोपाल कृष्ण जी कहेंगे कि मुझे समय नहीं दिया जी। मंडल कमीशन पर ही अपना सपोर्ट वापस ले लिया गोपाल कृष्ण जी, वो अपना सपोर्ट वापस ले लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, बीपीसी की गवर्नमेंट को गिरा दिया था। ये है कमंडल और ये कमंडल की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने
वीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था मंडल के विषय पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकती है, वो उसकी राजनीति का हिस्सा है ही नहीं सिर्फ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।